हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में। क्योंकि गिफ्ट जो है कहीं ना कहीं हम लोगों से डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी शादी में, बर्थडे में या फिर सगाई में गिफ्ट देते हैं या लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इसको अच्छे से समझा के आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है गिफ्ट के रिलेटेड, उसके टैक्सेशन से रिलेटेड, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे इस टॉपिक को। कि सेक्शन 56 to 10 में बताया गया है कि कैसे गिफ्ट पे टैक्स लगाया जाएगा। तो सेक्शन 56 to 10 कहता है कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर कोई पर्सन मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है फ्रॉम ए पर्सन या मोर देन वन पर्सन, तो उसको आप इंक्लूड करेंगे अपने इनकम में। अब देखिए, मनी का मतलब है यहाँ पे कैश में, चेक में, आरटीजीएस के द्वारा, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या पे ऑर्डर के द्वारा। और प्रॉपर्टी यहाँ पे है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आइए हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी पर्सन अगर मनी रिसीव करता है विदाउट कंसिडरेशन में तो उसको कहेंगे गिफ्ट, और इस गिफ्ट का नाम देंगे मॉनेटरी गिफ्ट। तो अब हम समझते हैं विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है। तो देखिए, विदाउट कंसिडरेशन मतलब होता है जैसे कि गिफ्ट में होता है, हम किसी को जो गिफ्ट देते हैं वो लव एंड अफेक्शन के जरिए देते हैं। जहाँ पे हम किसी को कुछ दे रहे हैं और बदले में हमें कुछ मिलता है तो वहाँ पे उसे हम गिफ्ट नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिए और उसके बदले में उसने मुझे कोई सर्विस दी या कोई गुड्स उसने मुझे सेल किया, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि हम विदाउट कंसिडरेशन ले रहे हैं। गिफ्ट मतलब मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए, उसके बदले में उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और उसके बाद ना सर्विस दी गई ना उसके बदले में मुझे गुड्स दिया गया, तो हो गया विदाउट कंसिडरेशन। अब सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। यानी कि कोई ज़मीन है और ज़मीन को किसी ने किसी को फ्री में उसके नाम कर दिया तो उसको कहेंगे विदाउट कंसिडरेशन, यानी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि रिड्यूस प्राइस में इमूवेबल प्रॉपर्टी देना। अब ये एक तरह से गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ये एक तरह से प्लानिंग हो गई कि मैंने को कोई ज़मीन 10 लाख की थी और मैंने किसी अपने जानने वाले को या किसी अपने मोटिव को पूरा करने के लिए 10 लाख की ज़मीन उसको मैंने 5 लाख में लिख दी, तो वो ये गिफ्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स में इसको एज ए गिफ्ट माना जाता है टैक्स के पर्पज़ के लिए। इसे कहेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। फिर फोर्थ पॉइंट में है मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, जैसे कि ज्वेलरी। अब कोई ज्वेलरी है उसको किसी को उन्होंने फ्री में दे दिया, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट में। और फिफ्थ पॉइंट में भी ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि जो प्राइस थी उससे कम में किसी को दे देना। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गिफ्ट। अब डिटेल में जानते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ मनी की। तो कोई भी सम ऑफ मनी रिसीव करता है कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से या पे ऑर्डर के माध्यम से या फिर किसी अन्य मोड में विदाउट कंसिडरेशन, और उसकी वैल्यू जो है एग्रीगेट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है, तो जब एक बार 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएगी तो जो इंटायर अमाउंट होगा वो आपको इनकम मान ली जाएगी और वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ पे एग्रीगेट करना है, यहाँ पे एक पर्सन का नहीं देखना है, एक से ज़्यादा पर्सन को भी लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ए देता है गिफ्ट 10,000 रुपीज़, बी मुझे गिफ्ट देता है 30,000 रुपीज़ और सी मुझे देता है 20,000 रुपीज़, तो टोटल एग्रीगेट में वो 60,000 हो जाएंगे
और मुझे एग्रीगेट मेरा 50,000 रुपीज़ से पार कर गया तो पूरे 60,000 पे टैक्स लेना है, और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना है मुझे। अब मान के चलिए ए ने मुझे अगर एक दिन में ही 50,000 रुपये दे दिए और बी ने मुझे दिए 5,000 रुपये उसी दिन को, तो भी मेरी 50,000 की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जा रही है, एक्सीड हो जा रही है, तो मुझे पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मुझे ए 1 अप्रैल को देता है 10,000 रुपये, बी मुझे 1 जुलाई को देता है 30,000 रुपये और सी मुझे 1 अक्टूबर को देता है 20,000 रुपये, तो इस केस में जब अक्टूबर में वो मुझे देता है और मेरी लिमिट 1 अक्टूबर को क्रॉस होती है, तो उस केस में मुझे 1 अक्टूबर के बाद से नहीं, फिर शुरू से ही सारे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट है पर्सन या पर्सन्स को लेके बनाई गई है। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो इस केस में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है तो ये पूरी अमाउंट जो है चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप नाम से जानते हैं विदाउट कंसिडरेशन है, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया है। वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो ये आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेफरेंस जहाँ जहाँ भी आएगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आएगी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब वो वैल्यू होती है जिस पे स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको एग्रीगेट नहीं देखना है, ट्रांजैक्शन वाइज देखना है। जैसे अगर उसने 10 ट्रांजैक्शन किए इमूवेबल प्रॉपर्टी के तो 10 ट्रांजैक्शन का अलग अलग देखा जाएगा। अगर जिस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा रहेगी तो वो आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी, और जिस केस में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम रहेगी तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। तीसरे केस में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो रिसीव्ड है फॉर कंसिडरेशन में है लेकिन वो कंसिडरेशन इनएडुकेट है, तो इसमें आपको इनकम टैक्स लगाने के लिए आपको असेसमेंट डेट 21-22 से 2 कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन है कि जो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का और कंसिडरेशन का वो 50,000 से ज़्यादा हो, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस जो कंसिडरेशन दिया गया है वो 50,000 से ज़्यादा हो, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो एक्सीड हो 110% ऑफ कंसिडरेशन के। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं आपकी तो फिर आपको एलिजिबल हो जाएंगे उस गिफ्ट पे टैक्स लगाने के लिए। और जब ये दोनों कंडीशन लग जाएंगी तो किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा तो उसको निकालने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से लेस करना पड़ेगा कंसिडरेशन को, तो जो अमाउंट आएगी उस पर आपको टैक्स इनकम टैक्स में लग जाएगा सेक्शन 56(2)(10) में। और इसमें भी आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है, मतलब ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन देखना है। केस में हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव्ड होती है विदाउट कंसिडरेशन और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है मूवेबल प्रॉपर्टी की वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ज्वेलरी है 1 लाख रुपए की और उसको किसी को फ्री में दे दिया गया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है मान के चलिए, तो वो पूरी 1 लाख उसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। फिफ्थ केस में हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी जो रिसीव्ड होती है फॉर ए कंसिडरेशन में और वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो, तो इस केस में हमको पहले 2 चीज़ें देखना है। सबसे पहले जो है जो कंसिडरेशन है वो लेस होगा फेयर मार्केट वैल्यू से, पहली बात। और दूसरी बात जो डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन पेड का वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का होगा। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी आपकी तो फिर चार्जेबल टू टैक्स देखने के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड जो वैल्यू आएगी उसको आपको टैक्स में इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी इनकम के रूप में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 लाख रुपए की बुलियन है और उसका कंसिडरेशन किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, तो इस केस में जो डिफरेंस है कंसिडरेशन का और फेयर मार्केट वैल्यू का वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि इस केस में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए जो है हमारी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। अब आते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स के में। तो
सेक्शन 56 टू 10 कब अप्लाई नहीं होता है? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ से शुरू होती है कि अगर कोई पर्सन अपने रिलेटिव से कोई भी मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है तो उस पर सेक्शन 56 टू 10 अप्लाई नहीं होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ को दे, वाइफ हस्बैंड को दें, मदर या फादर अपने सन या डॉटर को दें, सन डॉटर अपने मदर या फादर को दें, या फिर और भी कोई भी रिलेशनशिप हो, तो उस पर जो ये सेक्शन 56 टू 10 अप्लाई नहीं होता है। उसी तरह अगर किसी पर्सन की मैरिज हो तो मैरिज में एक रिवाज है, एक इंडिया में कस्टम है कि मैरिज में कोई भी जाता है तो उसको गिफ्ट देता है। अब गिफ्ट वो दोनों तरह से होते हैं, कैश में भी लोग गिफ्ट देते हैं या फिर उनको प्रॉपर्टी देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, तो उस केस में भी सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि मैरिज में गिफ्ट कोई भी दे सकता है, रिलेटिव भी नॉन रिलेटिव भी, तो इसीलिए मैरिज में जब कोई गिफ्ट देगा तो उस केस में सेक्शन 56 टू 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अगर कोई अपनी विल लिख के जाता है किसी के नाम पे तो भी सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगता है। जैसे उसी तरह से फोर्थ पॉइंट में इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, तो इसमें जैसे कोई पर्सन मरने वाला है तो मरने से पहले अगर वो किसी को दे देता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, मेरी ये प्रॉपर्टी इनको दे दी जाए, तो उस केस में भी गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है क्योंकि वो इसकी आखिरी इच्छा होती है। उसी तरह फिफ्थ पॉइंट में अगर कोई लोकल अथॉरिटी से किसी भी पर्सन को कोई अमाउंट मिलता है तो उस पर भी सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगता है। उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड हो, इसमें सेक्शन 1023C में आपकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज आते हैं, तो अगर इनसे कोई अमाउंट आपको मिलता है तो भी सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगता है। उसके बाद जो ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12A और AA में रजिस्टर्ड हैं, अगर इनसे आपको कोई मनी या प्रॉपर्टी मिलती है तो भी आप पे सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगता है। और कोई ऐसा ट्रस्ट जो किसी इंडिविजुअल ने बना रखा हो अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए और उस ट्रस्ट से अगर उसको कोई मनी या प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पर भी सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगता है। जानते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स की एज पर सेक्शन 56 टू 10। तो देखिए, ये सेक्शन दो लोगों पे लगता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। तो इंडिविजुअल के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन लोग रिलेटिव्स में आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है स्पाउस। स्पाउस मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, यानी कि हिंदी में उसको बोल सकते दंपत्ति। तो पति पत्नी को गिफ्ट देगा तो इस सेक्शन के अंतर्गत कवर नहीं होगा, यानी कि उस पर गिफ्ट लेने के बावजूद भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद भाई बहन हो गए इंडिविजुअल के, उसके बाद माता पिता हो गए, उसके बाद हो गए ब्रदर और सिस्टर स्पाउस के, उसके बाद कोई भी ऐसा अग्रज और पूर्वज लीनियन एसेंडेंट और डिसेंडेंट इंडिविजुअल के, जो उसके ख़ानदान का कोई भी ऐसा अग्रज या पूर्वज जो उसे गिफ्ट देता है, तो वो भी सेक्शन 56 टू 10 में कवर हो जाएगा रिलेटिव की डेफिनेशन में। उसके बाद जो स्पाउस होंगे उसके ख़ानदान का कोई भी लीनियन एसेंडेंट और डिसेंडेंट जो गिफ्ट देगा तो वो भी कवर हो जाएगा सेक्शन 56 टू 10 में। और इसके अलावा जो पॉइंट 2 है, यानी ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल से लेके जो एनी लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट हैं स्पाउस के, उनके कोई भी अगर स्पाउस होंगे तो वो भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे इंडिविजुअल के केस में। और एचयूएफ के केस में, एचयूएफ में कोई भी मेंबर होगा एचयूएफ का, तो वो अगर गिफ्ट देता है एचयूएफ को तो उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा और उसकी इनकम में वो गिफ्ट जो रिसीव होगा वो इंक्लूड नहीं होगा टैक्स लगाने के लिए। अब आइए जानते हैं प्रॉपर्टी इस सेक्शन में क्या होती है। तो सेक्शन 56 टू 10 में प्रॉपर्टी होती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मतलब ज़मीन या फिर बिल्डिंग, वो कवर होगी इस सेक्शन में। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ कवर होंगे, ज्वेलरी कवर होगी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन होगा, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो ये जो इन्होंने 9 पॉइंट्स बताए हैं इस सेक्शन में, यही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर इसी को रिसीव करेंगे तो ही सेक्शन लगेगा और रिसीवर के हैंड्स में टैक्स लगेगा रिलेटिव्स को छोड़।
फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई पर्सन या कोई फ्रेंड अपने किसी दूसरे फ्रेंड्स को अगर मोटर कार या मोटरसाइकिल देता है गिफ्ट में, लैपटॉप देता है, मोबाइल देता है, तो उस पर ये इनकम के रूप में उसकी वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, बिकॉज वो प्रॉपर्टी नहीं है एज पर सेक्शन 56(2)(10) में। तो इस तरह उसकी वैल्यू उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन थी गिफ्ट को लेके वो दूर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा।